हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, हम क्लास 10th का साइंस का जो चैप्टर नंबर 5 है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वो कर रहे हैं। और ये वीडियो जो है कंटिन्यूटी में, ये पार्ट नंबर 7 है। बच्चों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे दो और टॉपिक्स रह गए हैं, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। और ये टॉपिक बच्चों ऐसे टॉपिक्स हैं कि जो आपको टेक्स्ट बुक के लेवल में जो जानकारी थी उससे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाले। ठीक, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे सीक्वेंस बहुत ही उल्टा कर दिया। पता नहीं कौन है जिन्होंने सिलेबस उल्टा पुल्टा सेटअप किया है, क्योंकि इस टॉपिक को समझने के लिए जो जरूरी जानकारियां हैं वो सारी हटा दी हैं, या फिर वो आगे के किसी चैप्टर में दी है, चैप्टर नंबर 7 8 में दिया आई थिंक। ठीक है कि नहीं? क्या तो हमको क्या करना है, उसको थोड़ा पहले पढ़ना है। तो मैं ये जो जरूरी जानकारियां हैं ये आपको मैं पहले बताऊंगा कि क्या क्या हमको समझना जरूरी है किस टॉपिक को समझने के लिए, सोप वाले टॉपिक को समझने के लिए, डिटर्जेंट वाले टॉपिक को समझने के लिए। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा कार्बन केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करना होगा। ठीक है, तो चलिए तो देखते हैं। तो ये एक्चुअल में जो अभी मैं समझाने जा रहा हूं इस वीडियो में, इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन सोप वाला टॉपिक इसके बिना समझ में नहीं आएगा। आप रट तो लोगे, आप समझ नहीं पाओगे। समझ नहीं पाओगे तो आप प्रॉपर तरीके से लर्न भी इसको नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी ले लेते हैं हम कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, ओके। तो कुछ हम पहले तो इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे, पॉइंट वाइज दे दिया मैंने, तो आप उसको बस समझने की कोशिश करना। कार्बन जो एलिमेंट है बच्चों, उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा 2,4। तो आउटरमोस्ट शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और आउटरमोस्ट शेल में नोबल गैस जैसा बनने के लिए इसको क्या 4 इलेक्ट्रॉन्स और जरूरत पड़ती है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स की, आउटरमोस्ट शेल के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी साझेदारी करके ये बॉन्ड बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनाता है इलेक्ट्रॉन्स की, कोवेलेंट बॉन्ड। आप ये कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ चुके हो 9th क्लास में। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा शेयर होता है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, दो बॉन्डेड एटम्स दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ठीक है, तो कार्बन जो होता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है और इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है, तो कार्बन जो होता है अपने चारों ओर इट फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स अराउंड इटसेल्फ। हर जो हमारे हाइड्रोकार्बन से पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इसमें कार्बन जो होता है अपने चारों तरफ हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के कारण बनाएगा, और वो चारों के चारों कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। नंबर 1 प्रॉपर्टी। ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्ड होते क्या हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी आपसी साझेदारी से बनने वाले बॉन्ड्स होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। अगर दो एटम्स के बीच में एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी दे रहे हैं। डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, दोनों दो दो इलेक्ट्रॉन साझेदारी के दे रहे हैं, के लिए दे रहे हैं। और अगर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो दोनों ही एटम्स जो है बॉन्डेड, वो तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली साझेदारी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक, तो ये हो गए 3 मेन प्रकार के। तो कार्बन जो है ना बच्चों, उसके पास स्पेशल क्षमता है। वो न केवल कार्बन एटम के साथ, खुद के साथ ही, बल्कि दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है। मल्टीपल मतलब कार्बन जो होता है सिंगल, डबल अथवा ट्रिपल, ये तीनों ही प्रकार के, तीनों ही किस्मों के बॉन्ड्स बनाता है। कार्बन कार्बन के बीच में भी होता ही है, और कार्बन और दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में भी होता है। फॉर एग्जांपल कार्बन और हाइड्रोजन अलग अलग एलिमेंट्स हैं, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल, डबल, ट्रिपल हर प्रकार के बॉन्ड बनते हैं। तो क्या लिखा है? कार्बन हैज द टेंडेंसी टू फॉर्म सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स विद इटसेल्फ एंड विद अदर एलिमेंट्स। ठीक है, तीनों प्रकार के बॉन्ड। तो ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रकृति होती है कार्बन की। उसके बाद ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन, इन दो एलिमेंट्स के बनते हैं, इनको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो नाम में भी छिपा, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन तो मतलब कंपाउंड्स विच आर प्योरली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, वो क्या कहलाते हैं बच्चों? हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ठीक है, अब ये जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बच्चों, इनको हमने दो कैटेगरी में बांटा है। ये सैचुरेटेड भी होते हैं और ये अनसैचुरेटेड भी होते हैं। ठीक है, और कार्बन के पास एक सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी होती है। कार्बन 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 कार्बन, लंबी लंबी चेन्स, कार्बन कार्बन आपस में जुड़ के बहुत लंबी लंबी, हजारों हजारों, लाखों लाखों एटम्स की लंबी लंबी चेन्स बना लेता है। और ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो होती है सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी, लंबी लंबी चेन्स बनाने वाली प्रॉपर्टी, ये सबसे अधिक कार्बन में पाई जाती है। इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन बोलते हैं, और इसके कारण कार्बन बहुत बड़ी संख्या में कंपाउंड्स बनाता है। समझ में आ गया? तो कार्बन जो होता है कंपाउंड्स, वो बहुत बड़ी तादाद में बनते हैं। और अगर वो कार्बन कंपाउंड्स में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो तो उनको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को दो मेन कैटेगरी में रखा गया है। तो यदि कार्बन 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 की जो चेन है, उस चेन में सारे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, एंटायर चेन में क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में, तो इस प्रकार के जो
कंपाउंड्स होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। तो देखो एस फॉर सैचुरेटेड, एस फॉर सारे और एस फॉर सिंगल बॉन्ड। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में तो कंपाउंड्स होते हैं सैचुरेटेड, ठीक है। और अनसैचुरेटेड वो होते हैं जहां कार्बन कार्बन चेन में दो कार्बन के बीच में कहीं पर भी एक भी डबल अथवा ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। समझ में आ गया? सारे सिंगल बॉन्ड है सैचुरेटेड, और एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो गया, अधिक भी हो गए तो भी अनसैचुरेटेड। सो दे मे बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैव ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स इन द कार्बन चेन, whereas unsaturated hydrocarbons have one or more, क्या, या तो C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड C इन द कार्बन चेन। समझ में आ गया? तो सैचुरेटेड में सारे सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड में एक या एक से अधिक डबल अथवा ट्रिपल बॉन्ड होंगे कार्बन कार्बन के बीच में। अब जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है बच्चों, उसमें आते हैं हमारे एल्केन्स, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसमें आते हैं एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो एल्केन में सारे सिंगल बॉन्ड होंगे सी सी, और अनसैचुरेटेड में दो कैटेगरीज हैं, डबल बॉन्ड वाले अलग है, ट्रिपल बॉन्ड वाले अलग है। तो अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो एल्कीन होगा वो ग्रुप, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो एल्काइंस। तो आखिरी के जो तीन लेटर उसमें फर्क है, एन इन आइन, एन इन आइन। तो एन्स में सारे सिंगल बॉन्ड है, इन में डबल बॉन्ड है, और आइंस में ट्रिपल बॉन्ड है। तो फिलहाल हम ऐसे स्ट्रक्चर देखेंगे जहां पे सिर्फ यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड लेंगे चेन में, ये एक ही ट्रिपल बॉन्ड लेंगे, ठीक है, सिंपल। उसके बाद नामकरण। इतनी बड़ी संख्या में कंपाउंड्स बनाता है तो इनकी नेमिंग कैसे की जाए? तो नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इज डन यूजिंग फॉलोइंग प्रीफिक्सेस फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। बच्चों किसी भी हाइड्रोकार्बन का जो नाम होता है वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने संख्या में कार्बन एटम्स पाए जाते हैं। प्रीफिक्स होता है बच्चों जो वर्ड के शुरू में लगता है, सफिक्स अंत में लगता है, प्रीफिक्स जो पहले लगता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हिंदी में उपसर्ग, जो पहले लगता है। तो अगर एक कार्बन एटम होगा तो नाम कंपाउंड का मिथ से चालू होगा, दो कार्बन के लिए इथ, तीन के लिए प्रोप, चार के लिए ब्यूट। ये शुरू के चार नाम थोड़े से अजीब है, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, बट नहीं पढ़ेंगे इसको ब्यूट। उसके आगे पांच के लिए पेंट, छह के लिए हेक्स, सात के लिए हेप्ट, आठ कार्बन के लिए ऑक्ट, नॉन डेक। समझ में आ गया? तो ये हमारे जो जैसे पॉलीगॉन्स के नाम नहीं होते कि पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, पांच से तो वही है, और शुरू के चार थोड़े से अजीब हैं, डिफरेंट है। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट। समझ में आ गया? मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट। तो आपको अच्छे से ये नाम याद रखने 10 तक, ठीक है। तो मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक। तो ये जो है जितने कार्बन है उसके हिसाब से इनका नामकरण होगा, ठीक है। अब जो हमारे मैंने बताया था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो एल्केन्स होते हैं, ठीक है, ये लिखा है ना एल्केन्स। तो एल्केन्स में जो सफिक्स है, इनमें कार्बन मैंने बताया ना, ये तो प्रीफिक्स हो गया, इस प्रीफिक्स में सफिक्स क्या जुड़ेगा? एन। तो एन हमारा एल्केन्स का सफिक्स एन हो जाएगा, एल्कीन्स का सफिक्स हमारा ईन हो जाएगा, और एल्काइंस का आइन हो जाएगा। तो देखो कॉमन सफिक्स फॉर एल्केन्स इज एन। तो जैसे मिथ है तो मिथ में एन जुड़ गया मिथेन, इथ में एन जुड़ गया इथेन, प्रोप में एन जुड़ गया प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। इसी प्रकार से अगर हमारा एक भी डबल बॉन्ड हुआ स्ट्रक्चर में तो ईन हो गए, वो एल्कीन्स हो गए। तो अगर एक कार्बन वाला है ईन, दो वाला है ईन, सब में ईन ईन जुड़ जाएगा, तो इथीन, प्रोपेन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकिन, ठीक है। और एल्काइंस में क्या होगा? इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। एक बात बच्चों ध्यान रखेंगे, मैंने जैसे कि बताया कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कम से कम एक सी डबल बॉन्ड सी और सी ट्रिपल बॉन्ड सी होना चाहिए, ध्यान देना। और सैचुरेटेड में सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जो सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन वो एक कार्बन वाला होता है, और एक कार्बन जो होता है वो डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा अकेला, ठीक है, क्योंकि कार्बन के साथ H जुड़ेगा तो सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, H डबल बॉन्ड नहीं बनाता, ठीक। तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एल्कीन और एल्काइन, ये नीचे के दो कैटेगरी, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं दो कार्बन एटम से, और जबकि एल्केन्स जो है वो स्टार्ट होते हैं एक कार्बन से। चलिए अब देख लेते हैं, ऊपर की दी गई जानकारी के आधार पर मैं एल्केन्स डिस्क्राइब कर रहा हूं। मैं सारे 10 तक नहीं लूंगा, शुरू के 5 डिस्क्राइब कर रहा हूं, ठीक है। अब एल्केन ले रहा हूं मैं। अब एल्केन में क्या होता है बच्चों, पहले हमको कार्बन चेन बना दिए, तो यह एक कार्बन, फिर सी और सी, दो कार्बन, सी सी सी, तीन कार्बन, सी 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 सी, चार कार्बन, सी 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 सी, पांच कार्बन। सब में मैंने तो सिंगल सिंगल बॉन्ड दिखाया, अकेला एक कार्बन है तो दूसरा है ही नहीं कार्बन, तो वहां बॉन्ड नहीं दिखाया। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4, टेट्रावैलेंट है। तो जितने भी वैलेंसी है ना उतने हाइड्रोजन एटम्स के साथ वो बॉन्ड बनाएगा। अब देखो यहाँ बैलेंस एक ही कार्बन है और कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो चारों तरफ से 4 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड की संख्या हमेशा 4 ही होगी कार्बन के चारों, ठीक है। अब चाहे वो चारों सिंगल बॉन्ड हो, चाहे दो डबल बॉन्ड हो, चाहे तीन सिंगल बॉन्ड हो, सॉरी दो सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड हो, चाहे दो डबल बॉन्ड हो, एक ट्रिपल एक सिंगल, मतलब टोटल मिलाकर के 4 ही होने चाहिए, ठीक है।
चलिए, तो ये कंपाउंड हो गया बच्चों। अभी देखो सिर्फ कार्बन गिनना है आपको, यहाँ पे हमको डबल बॉन्ड नहीं नजर आ रहा है, कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड से होंगे, तो ये हमारा एक कार्बन का प्रीफिक्स है मिथ, तो मिथ, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो मिथेन हो गया, मिथ प्लस एन मिथेन, तो सफिक्स यहाँ पे एन लगा देना। अब दो कार्बन में देखो सी और सी, पहले हम सी डैश सी दो कार्बन लगा देंगे। अब इस कार्बन के चारों तरफ चार बॉन्ड बनने चाहिए, तो चार में से एक बॉन्ड तो देखो ये बन गया, इस सी से जुड़ा हुआ है, तीन और रह जाएंगे, तो तीनों एच होंगे, तो इसके पास भी तीन एच चिपकेंगे, इसके पास भी तीन एच लगेंगे। समझ में आ गया? क्योंकि कार्बन और कार्बन जुड़ के एक बॉन्ड तो बन ही गया, तो तीन तीन और बनेंगे, टोटल चार बॉन्ड बनाते हैं, तो एक बन चुका है, तो इसको तीन और बनाने, इसको तीन और बनाने, तो वो तीनों हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, ये तीनों हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। तो इस प्रकार से एक कंपाउंड होगा CH3-CH3, शॉर्ट में इसको C2H6 बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, सारे बॉन्ड दिखाते हैं, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, C2H6 लिख देंगे। तो क्योंकि इसमें दो कार्बन हो गए, तो दो कार्बन वाला प्रीफिक्स इथ होता है, और ये सिंगल बॉन्ड वाला है तो एन, इथेन। इसी प्रकार से तीन कार्बन में सी सी सी। अब देखो ये एंड वाला जो कार्बन है ना बच्चों, एंड में जो कार्बन है वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ, देखो इधर ये रहा, ये एंड वाला कार्बन भी इस एक से जुड़ा हुआ, जबकि बीच वाला कार्बन दो जगह जुड़ा हुआ है। तो एंड वाला कार्बन क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एक ही बॉन्ड बना चुका, तो तीन और बनाएगा, चार में से एक ही जुड़ा हुआ है, तो तीन और बॉन्ड बनाएगा, तो एंड के जो कार्बन होते हैं उसमें तीन हाइड्रोजन लगेंगे हमेशा। और बीच वाला कार्बन जो है बच्चों, वो देखो दोनों तरफ चिपका हुआ है, एक बॉन्ड इसने इस तरफ बना रखा है, एक बॉन्ड इस तरफ बना रखा है, तो चार में से दो बॉन्ड तो ऑलरेडी बने हुए हैं, तो सिर्फ दो ही और बनाएगा, एक ऊपर चिपक जाएगा हाइड्रोजन, एक नीचे बॉन्ड बना लेगा, तो दो। इसका मतलब ध्यान देना, एल्केन्स में एंड पे जो कार्बन होता है चेन के, उसमें तीन हाइड्रोजन लगेंगे, और बीच में हमेशा लगेंगे दो हाइड्रोजन। समझ में आ गया? इसको हम पूरा स्ट्रक्चर को एक्सपैंड करके भी ले सकते हैं। सी एक डंडा लगा करके ऊपर एच, एक इस तरफ एच, एक इस तरफ एच, इधर से एक ऊपर एच, नीचे एच, इधर से एक दो और तीन एच, इस प्रकार से हम पूरा एक्सपैंड करके भी ले सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा स्पेस लगेगी, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो CH3 CH2 CH3, तो एंड पे हमेशा CH3 और बीच में CH2, तो ये तीन कार्बन हो गया प्रोप और प्लस एन, प्रोपेन। इसी प्रकार से चार कार्बन, तो देखो ये CH3 CH2 CH2 CH3, एंड पे CH3 बीच में CH2, टोटल चार कार्बन। समझ में आ गया? तो देखो इस कार्बन ने तीन बॉन्ड साइड में बना लिया हाइड्रोजन के साथ में, एक ये रहा चौथा, इस कार्बन ने दो अगल बगल में बना लिए कार्बन से, दो हाइड्रोजन, दो और दो चार हो गया, इससे भी दो अगल बगल में कार्बन, दो हाइड्रोजन ऊपर नीचे चार, और ये एक तरफ जुड़ा हुआ तो एक कार्बन, तो इसके तीन बॉन्ड और बचेंगे, तो तीनों हाइड्रोजन, तो एंड वाला तीन हाइड्रोजन लगेगा, बीच में दो हाइड्रोजन लगेगा, ठीक। और सारे सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड है, तो चार कार्बन है ब्यूट एन, इसी प्रकार से पांच कार्बन है पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। तो जितने भी कार्बन है बच्चों, मीथेन का थोड़ा ध्यान रखेंगे CH4, बाकी सब में एंड पे CH3, तो यहाँ तो दो ही एंड है, बीच में कुछ नहीं है, CH3 CH3, फिर CH3 CH2 CH3 CH3, दो बार CH2 CH3, तो बीच में CH2 एक एक बढ़ाते जाना, लगाते जाना। ये स्ट्रक्चर हो गया बच्चों एल्केन का, ठीक। अब एल्कीन में क्या बताया मैंने बोला एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो यहां मैंने सिर्फ एक एक डबल बॉन्ड लिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन नेमिंग फिर अलग प्रकार की हो जाएगी, वो बाद में सीखेंगे हम, कार्बन केमिस्ट्री पढ़ेंगे अलग से। तो अब एल्कीन्स में मैंने बताया था कि कार्बन और कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, और डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में नहीं होगा, तो दो कार्बन कम से कम चाहिए। तो इसका मतलब ये एक कार्बन वाला कंपाउंड एल्कीन में संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा कार्बन है ही नहीं, तो डबल बॉन्ड कैसे बनेगा? तो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में ही बन सकता है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 2 नहीं है, वो डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है ना। तो ये जो नीचे के चार है यहीं से स्टार्ट होंगे, तो ये दो दो कार्बन से स्टार्ट होता है इसके मेंबर, तो मीथेन से मिथीन ही नहीं बनेगा, मीथेन से मिथाइन ही नहीं बनेगा। समझ में आ गया? चलिए, दो कार्बन, दोनों के बीच में मैंने दो बॉन्ड लगा दिए, दो बॉन्ड पहले लगाना, हाइड्रोजन लास्ट में लगाना। अब मुझे तो पहले कार्बन ने दो बॉन्ड बना चुका, तो दो ही और बनाएगा, टोटल चार बनाने हैं, टेट्रावेलेंट है, तो चार में से दो बना चुका तो दो हाइड्रोजन लगेंगे, ये भी दो बना चुका दो हाइड्रोजन लगेंगे, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये एल्कीन है, डबल बॉन्ड आ गया ना, तो इथ, दो कार्बन, कार्बन गिनना बस, इथ, और यहाँ पे जो सफिक्स है एन के स्थान पे ईन लग जाएगा बस, तो ईन। समझ में आ गया? चलिए, ये तीन कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन, एक जगह डबल बॉन्ड दिखा दो, चाहे इधर दिखा दो चाहे इधर दिखा दो। समझ में आ गया कि नहीं का? तो मैंने शुरू में लगा दिया डबल बॉन्ड और यहाँ सिंगल बॉन्ड। अब ध्यान देना, इस तरफ देखते हैं एंड्स पे क्या होता है। ये कार्बन एक ही बॉन्ड बना चुका है, तो तीन और बनाएगा, टोटल चार में से तीन और बच गए, तो यहाँ तीन लगा दिया। ये कार्बन दो बना चुका है, दो बना चुका है, तो दो और लगेंगे इसमें हाइड्रोजन, तो मतलब टोटल चार में से जितने बॉन्ड बन गए वो गिन लो, बच्चे को जो हाइड्रोजन लगाना है, तो CH2 दोनों कैंडिडेट। समझ में आ गया? अब बीच वाला कार्बन देखो, चार बॉन्ड में से दो इस तरफ बन गए, एक इस तरफ, तीन बन चुके हैं ऑलरेडी, तो एक ही तो बचा, तो इसके पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन होगा। तो समझ में आ गया? यहाँ डबल बॉन्ड आने का अर्थ क्या हो गया? हाइड्रोजन जिधर भी डबल बॉन्ड आएगा उसके अगल बगल से एक एक एच कम हो जाएगा। तो देखो ये तीन वाले में इधर डबल बॉन्ड आया, तो इधर से एक एच कम होकर इधर टू हो गया एच, और इधर एक CH ही बचा। समझ में आ गया?
तो मैं शुरू में सब जगह लगाया मैंने। तो देखो इधर एक डबल बॉन्ड आने से ये 2 2 हो गया, इधर ये 2 1 हो गया, इधर 2 1, इधर 2 1, तो सारे ऐसे कैसे आ गया, समझ में आ गया। एक एक H दोनों तरफ से कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वैलेंसी बनी रहेगी, हर कार्बन के चारों तरफ 4 ही बॉन्ड होने चाहिए। तो डबल बॉन्ड आ रहा है तो एक एक H कम हो जाएगा दोनों तरफ से। तो 2 कार्बन वाला है इथ इन, 3 कार्बन वाला है प्रोप इन, 4 कार्बन वाला है 4 कार्बन ब्यूट होता है और डबल बॉन्ड तो इन, 5 पेंटीन। अब डबल के स्थान पे अगर ट्रिपल होगा तो एक एक H और कम हो जाएगा, क्योंकि देखो ये कार्बन जो है ये 3 एटम से जुड़ा हुआ है, या 3 बॉन्ड बना लिए इसने, 3 बॉन्ड बना लिए तो एक और ही बनाना है, तो एक ही H आना चाहिए। इसने भी 3 बॉन्ड बना लिए तो चौथा सिर्फ एक ही और वैलेंसी शेष रह गई है, तो एक एक ही H आएगा इनके पास। तो C2H2 या CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो अभी 2 कार्बन है तो इथ, और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो नाम होते हैं उसमें सफिक्स जो होता है आइन लगेगा। तो सिंगल बॉन्ड वाले में एन, डबल वाले में इन, आइन। तो ये भी 2 कार्बन से ही स्टार्ट होगा, सिंगल कार्बन वाला नहीं आएगा, क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में ही संभव है, सिंगल में नहीं आएगा। तो देखो अभी यहाँ पे मैंने डबल की जगह 3 3 लगाती तो और एक एक H कम हो जाएगा। तो ये 2 2 थे, तो अभी देखो शुरू के दोनों में एक एक आ गया HH। फिर इस वाले में देखो 2 और 1 है, तो यहाँ पे तो एक आ जाएगा, यहाँ पे गायब हो जाएगा। तो CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH ट्रिपल बॉन्ड C, और ये तो देखो इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना लिए तो एक ही चौथा ये रहा। इस कार्बन ने 3 और 1 4 बना लिए, चारों वैलेंसी बन गई, तो और हाइड्रोजन नहीं आना चाहिए। इस कार्बन ने सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाया तो बचे कुछ 3, समझ में आ गया। तो ये 3 कार्बन हो गया प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड है आइन, प्रोपाइन। 4 कार्बन ब्यूटाइन, 5 कार्बन पेंटाइन, समझ में आ गया। मैंने शुरू में लगा दिया। अब ये ट्रिपल बॉन्ड जरूरी नहीं कि एंड पे ही हो, ये बीच में भी आ जाएंगे तो उसके हिसाब से नाम चेंज होगा, लेकिन वो हम देखेंगे कार्बन केमिस्ट्री वाले चैप्टर में डिटेल में। तो मैंने एक ब्रीफ आइडिया दे दिया, यहां तक क्लियर है। चलिए अब हम जान लेते हैं एल्किल ग्रुप्स क्या होता है बच्चों। एल्केन हम पढ़ चुके, ये जितने भी एल्केन्स हैं उसमें से एंड से, किनारे से, चेन के अंत से एक H हटा दूं और सिंगल बॉन्ड खाली रह जाए तो इस प्रकार का ग्रुप कहलाता है एल्किल ग्रुप। क्या कहलाता है? एल्किल ग्रुप। तो उसमें जो ANE है, ANE ये हट के नाम में YL लग जाएगा। चलिए CH4 है तो यहाँ पे CH3 और एक डैश लग जाए, तो डैश का मतलब होता है एक खुला इलेक्ट्रॉन, डैश का मतलब होता है एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो CH3 डैश हो गया तो मिथिल ग्रुप, CH3 डैश CH2 और फिर डैश, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। भाई एक H हटाना है इसको, इसमें से एक H हटा देंगे तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन बच जाएगा चौथा। भाई कार्बन के चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, 4 में से एक इधर शेयर कर लिया और 3 इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किए, तो 3 में से 2 तो छोड़ दें और एक हाइड्रोजन एटम को भगा दे कि उसका इलेक्ट्रॉन लेके चले जा। तो जो एक इलेक्ट्रॉन के साथ बच जाएगा खुला बॉन्ड, उसको हम खुले डैश से दिखाएंगे, तो CH3 डैश CH2 डैश, एक H हटाना है तो जो मिलेगा हमको इथिल ग्रुप, ETHYL, एन की जगह YL लग जाएगा। इसमें एक H हटाएंगे तो CH3 CH2 डैश CH2 डैश, प्रोपिल ग्रुप। इसमें लास्ट में CH2 डैश आ जाएगा तो ब्यूटिल ग्रुप, इसमें लास्ट में CH2 डैश आ जाएगा तो पेंटिल ग्रुप। तो ये देखो ये नाम मैंने यहां लिखे हैं। CH4 में से एक H गया तो एक खुला बॉन्ड रहेगा, तो खुले बॉन्ड का मतलब ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है, तो कोई भी ग्रुप आएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेके आए और साझेदार करके बॉन्ड बना ले, तो ये होता है एल्किल ग्रुप। तो जो एल्केन का नाम था उसमें से एन के स्थान पे YL लग जाएगा, मिथेन ANE की जगह YL, मिथिल इथेन इथिल, प्रोपेन प्रोपिल, ब्यूटेन ब्यूटिल, पेंटेन पेंटिल। तो लास्ट में जो जो एक एक H हमने हटा दिया, CH3 था तो एक H हट गया, खुला बॉन्ड आ गया उसकी जगह, यहाँ 2 एक H कम हो गया कोने से। CH3 CH2 CH3 हुआ करता था तो एक H गया, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। ये सिंगल बॉन्ड मतलब खुला इलेक्ट्रॉन है। CH3 CH2 CH2 CH2, ये ब्यूटिल हो गया, ये पेंटिल हो गया। क्लियर है? ये एल्किल ग्रुप्स। बच्चों एल्किल ग्रुप्स को हम जनरली लेटर R से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय लेटर R। तो R का मतलब हो गया अलग अलग एल्किल ग्रुप्स, मिथिल इथिल प्रोपिल ब्यूटिल पेंटिल। ठीक, अब हम देखेंगे बच्चों एल्कोहल्स क्या होते हैं, ये बहुत जरूरी है सोप मैन्युफैक्चर के लिए। एल्कोहल्स, एल्कोहल्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एल्किल ग्रुप में OH लग जाता है, मतलब समझ में आ गया। ये जितने भी एल्किल ग्रुप्स हैं इसमें क्या लगा देते हैं, लास्ट में OH लगा देते हैं। एक H हटा दिया और H हटाने के उपरांत क्या लगाना है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाना है, तो जो कंपाउंड बनेंगे एल्कोहल्स बनेंगे। अब नामकरण कैसे होगा, तो नामकरण में स्टार्टिंग वही रहेगी, मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट, ठीक है। तो जो एल्केन का नाम होता है, एल्केन का नाम, उस एल्केन के नाम में से सिर्फ ई हटाना, ई के स्थान पे ऑल लगाना, क्योंकि एल्कोहल का एंड किससे होता है, ऑल, ALCOHOL, ऑल। तो एल्केन के नाम का ई हटाना है, ई इज रिप्लेस्ड बाय ऑल। जैसे मिथेन, ये देखिए मिथेन है तो मिथेन में ई हटा देंगे, सिर्फ ई हटा करके क्या लग जाएगा, मिथेनॉल, ऑल ऑल लग जाएगा। इथेन में ई हटा के ऑल, प्रोपेन में ई हटा के ऑल, ब्यूटेन में ई हटा के ऑल, पेंटेन में ई हटा के ऑल, तो मिथेनॉल इथेनॉल प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल पेंटेनॉल, समझ में आ गया। तो जो भी एल्किल ग्रुप, अब देखो ये सारे एल्किल ग्रुप्स है, इन सब में मुझे OH 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 लगा देना। तो CH3 में OH लगाया तो CH3OH मिथेनॉल। एक सिर्फ कार्बन गिनना है आपको,
OH है तो ऑल लग जाएगा। तो एक कार्बन है मिथेन, मिथेनॉल, 2 कार्बन है इथेन, इथेनॉल, 3 कार्बन है प्रोपेन, प्रोपेनॉल, 4 कार्बन है ब्यूटेन, ब्यूटेनॉल। बच्चों ये इथेनॉल है जो पीने वाली शराब है, अल्कोहल। आप लोग फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हो, ठीक है कि नहीं? क्या CH3CH2OH इथेनॉल ही है, पीने वाली जो शराब होती है, ठीक? ये जहरीली है मिथेनॉल, वुड स्पिरिट भी बोलते हैं इसको, ठीक है? चलिए, तो ये हो गए हमारे अल्कोहल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो किस प्रकार से एल्किल ग्रुप से अल्कोहल बना। अभी इसी एल्किल ग्रुप में एंड पे मैं COOH ग्रुप लगा दूं, मतलब एल्किल ग्रुप जो उसके एंड पे क्या लगा दूं, OH के स्थान पे COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा दूं, तो बच्चों हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं, ठीक है? ये हमारा पेंटेनॉल हो गया 5 कार्बन वाला, ठीक है? चलिए, अगला हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैसे बनेंगे। अल्कोहल मैंने समझा दिया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, R, एल्किल ग्रुप में COH जुड़ जाता है। अब वैसे COH को तो हम ऐसे लिख सकते हैं रनिंग में, लेकिन एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर पूरा आना चाहिए, तभी आपको केमिकल रिएक्शन अच्छे समझ में आएंगे। तो मैंने बताया कार्बन अपने चारों तरफ 4 बॉन्ड बनाता है टोटल। तो R तो एल्किल ग्रुप है, ये इथिल, मिथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल कुछ भी हो सकता है। R डैश C ये रहा। अब C के चारों तरफ 4 बॉन्ड कैसे सेटिस्फाई होते हैं वो समझना। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ये हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, हमेशा हर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा अपने चारों तरफ। 2 कैसे भी हो सकते हैं, दोनों सिंगल भी हो सकते हैं या एक ही डबल बॉन्ड हो जाए। और कार्बन अपने चारों तरफ 4 बॉन्ड बनाएगा, टोटल अवस्था में 4। तो बच्चों ये 4 बॉन्ड कैसे हुए कार्बन के बता रहा हूं। R सिंगल बॉन्ड C। अब ये जो 2 O है ना, 2 में से एक O जो है ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। तो देखो C के साथ डबल बॉन्ड O है ये रहा, और दूसरा O जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ में, एक इस तरफ और एक दूसरा हाइड्रोजन। तो देखो R जो 2 O है ना, 2 में से एक तो C के साथ डबल बॉन्ड O है और एक सिंगल बॉन्ड है, और दूसरी तरफ H है। तो अब देखो सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी। हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना रखा है, ये एल्किल ग्रुप हो गया। कार्बन के 4 देखो, एक ये रहा लेफ्ट में, एक राइट में, 2 और ऊपर डबल, तो 2 और 2 4। ऑक्सीजन के 2 होने चाहिए, तो ऊपर तो इस ऑक्सीजन ने इकट्ठा ही डबल बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन ने एक इस तरफ एक इस तरफ है, तो मतलब सबकी अपने वैलेंसी के अनुसार बॉन्ड बन गया। तो ये स्ट्रक्चर ध्यान रखेंगे, R C डबल बॉन्ड O OH। ये डबल बॉन्ड चाहे तो ऊपर की तरफ लगा दो या नीचे की तरफ लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्किल ग्रुप में COOH अगर मैं चिपका दूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है? और नेमिंग कैसे होगा, जो एल्केन में ई आता है, जैसे ई की जगह मैंने ऑल डाला था, सफिक्स ऑल के स्थान पे ओइक एसिड आ जाएगा, OIC ओइक एसिड। मीथेन मिथेनोइक एसिड, ब्यूटेन ब्यूटेनोइक एसिड, प्रोपेन प्रोपेनोइक एसिड, ठीक? चलिए, अब मीथेन का फॉर्मूला हमारा क्या है, CH, मीथेन का होता है CH4, ठीक है? मीथेन का होता है CH4। तो मैंने बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, COH ग्रुप पक्का होगा, ठीक है? तो COH ग्रुप लगा दिया, COH ग्रुप लगा दिया। अब बच्चों वैसे नॉर्मली R एल्किल ग्रुप है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ H भी आ सकता है। क्या आ सकता है, H भी। तो सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है एक कार्बन वाला होगा। अब एक कार्बन देखो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका COH, तो यहाँ पे एल्किल ग्रुप पे एक भी क्या है, कार्बन नहीं आएगा, तो सिर्फ हम क्या लगा देंगे, H। तो एक कार्बन वाला जो एल्केन होता है मीथेन, तो मीथेन से बना मीथेन, ई की जगह ओइक लग गया, ओइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, तो HCOH। तो यहाँ पे हमने एल्किल ग्रुप नहीं लगाया, सिर्फ H लगाया, मिथेनोइक एसिड। ये बच्चों फॉर्मिक एसिड भी होता है, मैंने बताया था। मधुमक्खी काटती है तो क्या है, मधुमक्खी या फिर क्या, जो हमारे चींटी काटती है तो उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है, तो ये एसिड इंजेक्ट करती है HCOH या मिथेनोइक एसिड। कॉमन नेम है इसका फॉर्मिक एसिड। मिथेनोइक एक कार्बन से बना तो मिथेनोइक एसिड। तो COH में एक कार्बन आ गया, वो कार्बन शामिल करना है पूरे गिनती के अंदर, ठीक? अब देखो, अगर मैंने एक कार्बन वाला एल्किल ग्रुप लगा दिया तो एक कार्बन तो ये हो गया मिथिल, और एक ये आ गया, तो एक और एक 2 कार्बन हो गए टोटल। तो टोटल चेन में कार्बन गिनना है। 2 कार्बन वाला एल्केन होता है इथेन, तो इथेन में ई हटा दिया, ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। 3 कार्बन देखो, अब यहाँ पे मैंने COH तो ऐसा कैसा लगा दिया, और 2 कार्बन वाला एल्किल ग्रुप ले लिया, तो ये मिथिल था, फिर अगले में इथिल, फिर प्रोपिल, फिर ब्यूटिल। अब ये तो इथिल हो गया 2, 2 के साथ एक ही हो गया कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का, तो 3 कार्बन होगा। 3 कार्बन वाला प्रोपेन होता है तो प्रोपेनोइक एसिड। इसमें टोटल 4 कार्बन है, ब्यूटेनोइक एसिड, 5 कार्बन है, पेंटेनोइक। तो बच्चों स्टार्टिंग करनी है CH3, तो CH3 CH2 CH2 CH2, लास्ट में COOH। समझ में आ गया? टोटल कार्बन गिन लेना, उसी हिसाब से एल्केन का नाम, ई के स्थान पे ओइक एसिड। तो ये हमारे शुरू के 5 ऑर्गेनिक एसिड्स बताए मैंने, क्लियर है? चलिए, इथेनोइक एसिड यही हमारा कॉमन भाषा में एसिटिक एसिड कहलाता है। CH3COH वीक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड, खाने पीने की चीजों में मिलता है, और प्लांट्स और एनिमल्स में मिलता है ये नॉर्मली, ठीक? चलिए, इसी को पानी में मिक्स करके हम विनेगर बनाते हैं, सिरका, एसिटिक एसिड, ठीक है? तो ये इसके प्रॉपर IUPAC नेम्स हो गए, स्टैंडर्ड नेम्स हो गए। अब बच्चों मैं अल्कोहल बता चुका हूं। अल्कोहल मैंने बताया था कि R जो होता है एल्किल ग्रुप, उसमें OH लगता है। तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं बच्चों? कई ऐसे अल्कोहल्स हैं जिसमें 2 लगातार कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप हो जाते हैं, उनको डाइहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है? तो अगर सपोज पूरे
एल्किल चेन में, एल्किल ग्रुप में एक ही OH ग्रुप लगा तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक मतलब एक OH ग्रुप। अगर 2 OH ग्रुप होते हैं तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल। 3 OH ग्रुप लगातार होते हैं, 3 OH ग्रुप, तो वो होता है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। समझ में आ गया? तो अल्कोहल्स हैविंग 3 OH ग्रुप्स ऑन 3 सक्सेसिव कार्बन एटम्स। समझ में आ गया? 3 लगातार कार्बन के ऊपर क्या हो? 3 OH ग्रुप लगे हो तो क्या कहलाता है? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तो मैंने बच्चों 3 कार्बन वाला स्ट्रक्चर ले लिया, CH CCC, 3 कार्बन ले लिया, ठीक है? यहाँ पे किनारे पे लगेगा OH OHS, तीनों कार्बन पे OH OH लग गया। अब देखते हैं ये कार्बन जो बच्चों है, ये कार्बन इधर O से चिपका हुआ है, नीचे C से चिपका हुआ है, तो इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिए, तो 2 रह गए, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन लगेंगे। इसी प्रकार से नीचे लास्ट वाला कार्बन, इस कार्बन ने देखो एक H एक C इधर बनाया हुआ है कार्बन, एक बॉन्ड इधर बनाया हुआ ऊपर, एक बॉन्ड बनाया है राइट साइड में, तो इन दोनों ने भी एक एक बॉन्ड बना लिया। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिए, तो 2 शेष हाइड्रोजन यहाँ चिपक जाएंगे। समझ में आ गया? तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 बॉन्ड पक्का बनेंगे। तो देखो 3 कार्बन लगा दिए, 3 OH लगा दिए, लगातार 3 OH ग्रुप हो गए। अब हमको देखना है इन तीनों पे हाइड्रोजन कितने बचेंगे। तो इस कार्बन ने क्योंकि दो तरफ 2 बॉन्ड बना रखे तो 2 हाइड्रोजन, इससे भी 2 बॉन्ड बना रखे तो 2 हाइड्रोजन। अब ये कार्बन देखते हैं, ये कार्बन ऊपर एक कार्बन से चिपका हुआ एक बॉन्ड, नीचे एक से चिपका हुआ एक और बॉन्ड, इधर OH से चिपका हुआ है, तो 3 बॉन्ड बना चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बचेगा। तो ये जो अल्कोहल है बच्चों, ये होती है ग्लिसरॉल, इसी को ग्लिसरीन के नाम से जानते हो आप। छाले की दवाई यही होती है, सर्दियों में जो आप ग्लिसरीन लेके आते हो चेहरे वगैरह पे मॉइस्चराइजिंग एजेंट के रूप में लगाने के लिए, वो यही चीज है। CH2OH CHOH CH2OH, 3 OH ग्रुप से ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है बच्चों। प्लांट्स में ये खूब बनती है, प्लांट्स में खूब बनती है, ठीक है। अब हम देखेंगे एस्टर्स क्या होता है। एस्टर क्या होता है? तो अभी मैंने 2 अलग-अलग ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स बताए, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH और अल्कोहल्स ROH। तो अगर बच्चों एसिड और अल्कोहल को मैं रिएक्ट करा दूं, तो जो कंपाउंड बनेगा वो एस्टर कहलाता है। तो एस्टर्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड अल्कोहल। समझ में आ गया? अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वैसे तो ये एसिड है, तो और एसिड हम पढ़ चुके हैं, आर्निश कॉन्सेप्ट, H+ आयन देने वाला एसिड होता है, ठीक है, तो H+ देते हैं ये। और जो अल्कोहल्स होते हैं बच्चों, वो नॉर्मली तो न्यूट्रल होते हैं, बट इन रिएक्शंस में, इस रिएक्शन में अल्कोहल जो होता है बच्चों, वो H देता है, ये एसिडिक की तरह काम करता है। अल्कोहल्स का एसिडिक गुण इनसे कहीं अधिक है, तो इनके रिएक्शन में बच्चों जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो H ना देके OH आयन देता है, OH देता है, और अल्कोहल देता है H, और H और OH मिलके वाटर बन जाता है और बाकी बचे कुछ इससे जुड़ जाते हैं। जो जुड़ा हुआ कंपाउंड बनेगा वो एस्टर कहलाता है। और एस्टर्स की बहुत स्पेशल पहचान होती है बच्चों, जो एस्टर्स बनते हैं उनकी फ्रूटी स्मेल होती है, बहुत अच्छी प्लेजेंट स्मेल वाले सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो इससे कई प्रकार के एसेंस, फ्रूट ओडर्स, या जो हमारे जैसे वेनिला एसेंस वगैरह हो गया, ये सब चीजें बनाई जाती है एस्टर्स, स्मेल्स क्रिएट किया करते हैं ये कंपाउंड्स, ठीक है कि नहीं का। तो हमारी बहुत सारी कैंडीज आती हैं, उन कैंडीज में आर्टिफिशियल जो फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं वो ये एस्टर्स होते हैं। तो कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल्स, इनको एस्टर बोलते हैं। और एस्टर बनने का जो तरीका है उसको एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। समझ में आ गया? तो एक एग्जांपल ले लिया मैंने 2 कार्बन वाला एसिड ले लिया, 2 कार्बन वाला अल्कोहल ले लिया, और इनके जो ग्रुप्स हैं, फंक्शनल ग्रुप्स, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, ये एक दूसरे की तरफ शो किया। तो अल्कोहल को मैंने उल्टा बनाया, CH3 CH2 OH होता है, तो मैंने उल्टा OH इस तरफ बना दिया। समझ में आ गया? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा देखो इथेनोइक एसिड है, CH3 COH, 2 कार्बन वाला, ठीक, और ये इथेनॉल है, 2 कार्बन वाला, CH3 CH2 OH। अब इस COOH एसिड ग्रुप में से बच्चों OH निकलता है, OH, और इधर से H निकलेगा, तो ये OH इधर का और ये H, इन दोनों को, तो अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा शेड करके बता दूं, ये OH और H निकल के क्या बन जाएगा? वाटर निकल जाएगा, ठीक है। तो वाटर को सुखाने के लिए हम इसमें कोई एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, वो वाटर को सुखा देता है। समझ में आ गया? तो वाटर तो हट ही जाएगा। अब क्या बच गया? CH3 डैश C, ये O को हम डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, CO, और फिर देखो एक O ये रहा, और ये, तो ये आगे के चिपक जाएंगे बिल्कुल बचे कुछ। देखो CH3 COO CH2 CH3, देखो CH3 COO CH2 CH3, और ये 2 बार O, इसका मतलब एक जो C है इसके ऊपर डबल बॉन्ड O है, फिर अगला वाला सिंगल बॉन्ड है। मैं पहले जैसे बता चुका हूं एसिड में, ठीक है कि नहीं? ये कंपाउंड बच्चों एस्टर है, फ्रूटी स्मेल वाला है। समझ में आ गया? तो एसिड का रिएक्शन जब अल्कोहल के साथ करते हैं, एसिड में से OH हटता है, अल्कोहल में से H हटता है, वाटर बनेगा। वाटर को कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसा कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, वो हीट जनरेट करके इसको उड़ा देता है, सुखा देता है, और बचा कुचा जो है ये हिस्से आपस में जुड़ करके क्या बना देते हैं? कंपाउंड, जिसको हम एस्टर बोलते हैं। ये क्लियर है? तो एसिड और अल्कोहल के रिएक्शन से बनता है एस्टर। तो बच्चों अब ये बहुत जरूरी चीज है, एस्टर ध्यान रखेंगे क्या होता है ये। अगला हमारा फैटी एसिड्स।
अब एसिड तो समझ लिया हमने क्या होता है, फैटी मतलब मोटा तगड़ा। तो इसका मतलब बच्चों एसिड्स हमारे एक कार्बन वाला भी हो सकता है, मिथेनोइक एसिड 2 कार्बन वाला, इथेनोइक 3 वाला, प्रोपेनोइक 4 वाला, ब्यूटेनोइक एसिड एंड सो ऑन। तो बच्चों 4 कार्बन से स्टार्ट होकर के 28 कार्बन तक, 4 से लेकर के 28 कार्बन तक ये कॉमन एसिड्स हैं जो प्लांट्स में और एनिमल बॉडी में, खासकर प्लांट्स में बनते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, प्लांट्स इनको सिंथेसाइज करते हैं। तो ये COOH ग्रुप वाले कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें कार्बन की टोटल संख्या 4 से 28 होती है और नॉर्मली इवन नंबर में कार्बन होते हैं। समझ में आ गया? इवन नंबर में कार्बन होते हैं। और इवन नंबर में भी कैसे होते हैं? जो हमारा एल्किल ग्रुप है उसमें तो ऑड संख्या में कार्बन है और एक COH ग्रुप लगेगा तो COH का एक कार्बन ही हो गया। तो इधर ऑड संख्या होगी कार्बन की एल्किल ग्रुप में और उस ऑड संख्या में एक ही ऐड हो गया तो इवन संख्या में कार्बन होते हैं। इस प्रकार के एसिड्स कहलाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गया? फैटी एसिड। सो व्हाट आर फैटी एसिड्स? They are the carboxylic acids having carbon number 4 से लेकर के 28 atoms and in even number। और हमेशा even number of carbon atoms होते हैं फैटी एसिड के अंदर। तो even number में COH ग्रुप एक अगर अलग निकाल दें तो जो एल्किल ग्रुप बच गया उसमें odd number of carbons होंगे। क्लियर? चलिए, अब ग्लिसराइड क्या होता है? अल्टीमेट हम टॉपिक पे आ गए, ग्लिसराइड। बच्चों ये भी एस्टर ही है, जो मैंने ऊपर समझाया ना एस्टर, ये भी एस्टर ही है, बट ये स्पेशल एस्टर है। ये मैंने बताया था एस्टर एसिड और अल्कोहल के रिएक्शन से बनते हैं। तो एसिड तो हमको फैटी एसिड लेना है जो कि प्लांट बॉडी में बनते हैं। एसिड कौन सा लेना है? फैटी एसिड, मतलब 4 से 28 कार्बन के बीच में होना चाहिए कार्बन संख्या। और अल्कोहल हमको ग्लिसरॉल लेना है, ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। समझ में आ गया? तो अगर मैं एसिड के रूप में तो फैटी एसिड ले लूं और अल्कोहल के रूप में ले लूं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। अच्छा ध्यान देना, जितने OH ग्रुप होंगे ना, हर OH ग्रुप पे रिएक्शन होगा। इधर एक फैटी एसिड जुड़ेगा, इधर एक फैटी एसिड जुड़ेगा, इधर एक फैटी एसिड जुड़ेगा, ये आपस में चिपका हुआ है। तो एक एसिड इधर रिएक्ट करेगा तो इधर से तो H हटेगा और उधर एसिड से OH हटेगा, तो यहां चिपक जाएगा ये बचा कुछ हिस्सा। इधर से एक H हटेगा, उधर से OH हटेगा, यहां चिपक जाएगा यहां। तो यहां पे क्या है, बिल्कुल एक ट्राइडेंट स्ट्रक्चर मिलेगा, तीन त्रिशूल जैसा। समझ में आएगा? इधर कुछ चिपकेगा, इधर चिपकेगा, इधर। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर जहां पे ग्लिसरॉल का रिएक्शन होता है 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल से, और हमको एक क्या मिलता है, बड़ा सारा एस्टर मिलता है, ट्रिपल एस्टर। ट्रिपल समझ में आएगा? 3 एस्टर बॉन्ड बनेंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार का जो कंपाउंड होता है उसको ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं और कॉमन भाषा में इसी को कहते हैं बच्चों फैट्स, लिपिड्स। समझ में आ गया? आप लोगों ने फैट्स के डाइजेशन में पढ़ा है कि जब फैट्स का डाइजेशन होता है लाइपेज एंजाइम के द्वारा तो 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल मिलते हैं और एक मिलता है ग्लिसरॉल। तो ये है वो ग्लिसरॉल एक, और 3 फैटी एसिड वो। तो 3 फैटी एसिड इसके साथ चिपके होते हैं फैट्स में। तो फैटी एसिड के साथ ग्लिसरॉल जब रिएक्ट कर जाएगा तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हमारा फैट्स होते हैं, ग्लिसराइड कहलाते हैं। और ये ग्लिसराइड नॉर्मली तेलों में पाए जाते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स में पाए जाते हैं। जो खाद्य तेल होते हैं प्लांट्स में मिलते हैं, प्लांट के बीजों में जो बनते हैं वो ऑयल्स में ग्लिसराइड्स होते हैं। समझ में आ गया? तो व्हाट आर ग्लिसराइड्स? दे आर एस्टर्स। एस्टर ही होते हैं, ट्रिपल एस्टर ही है, तो इसलिए इनको ट्राइग्लिसराइड भी कह देते हैं क्योंकि 3 बार एस्टर बना हुआ है, इसमें 3 एस्टर बॉन्ड है। तो एस्टर्स ऑफ क्या? फैटी एसिड्स। फैटी एसिड होने चाहिए एंड ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के एस्टर्स है। ठीक है, और ये कहां पाए जाते हैं? दे आर नेचुरली फाउंड इन वेजिटेबल ऑयल्स। ठीक है, तो एक मैंने छोटे से रिएक्शन के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। ये हमारा ग्लिसरॉल है, देखो ये CH2, मैंने सारे बॉन्ड्स दिखा दिए, CH2OH, CHOH, CH2OH, ये ग्लिसरॉल प्लस। अब ये मैं 3 फैटी एसिड ले रहा हूं, R हमारे अलग अलग एल्किल ग्रुप्स हैं। समझ में आ गया कि नहीं? क्या? तो देखो C डबल बॉन्ड OOH, ये हमारा क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया। ये भी C डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड OOH, और ये मैंने R डैश, R डबल डैश, R ट्रिपल डैश, ये क्या ले लिए? 3 अलग अलग एल्किल ग्रुप्स है। इस एल्किल ग्रुप में कार्बन की संख्या ऑड होगी और एक ये मिल गया तो टोटल मिला के इवन हो जाएगी। जैसे मान लो यहां मैं 15 कार्बन ले लूं, ठीक है, तो 15 कार्बन वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो होता है पामेटिक एसिड। अभी ऊपर मैं स्ट्रक्चर में दिखा दूंगा। 15 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा? पामेटिक एसिड होगा। समझ में आ गया कि नहीं? क्या? तो 15 ये और एक ये 16 हो गया टोटल मिला करके। ठीक है, तो एल्किल ग्रुप जो होगा 15 हो गया उसमें और एक कार्बन ही हो गया 16, तो इवन नंबर में होना चाहिए। तो C15H30। अच्छा, अभी एल्किल ग्रुप में कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या कैसे डिसाइड करेंगे? जितने कार्बन होंगे ना उसके डबल से एक ज्यादा हाइड्रोजन लेना। तो मान लो अगर मैं इसमें लेता हूं C15, तो 15 का डबल करो, 15 टू 30 और एक एक्स्ट्रा कर लो तो कितना हो गया? 31। तो C15 और H31 आ जाएगा एल्किल ग्रुप में, C15H31। ठीक है कि नहीं? क्या? ये एल्किल ग्रुप। तो एल्किल ग्रुप कैसे बनाते हैं हम? जितने कार्बन होते हैं उसके डबल से एक ज्यादा हाइड्रोजन करना। ऊपर मैं आपको एग्जाम्पल समझा दूं, देखो यहाँ पे, ये देखो एल्किल ग्रुप में, देखो कार्बन हमारा एक ही है, तो कार्बन का एक है तो एक का डबल किया 2, 2 से एक ज्यादा 3, तो हाइड्रोजन 3 हो गए। यहां देखो कार्बन कितने? 2, तो 2 का डबल करो, 2 2 जा 4 और 4 में एक ऐड करो 5, तो देखो हाइड्रोजन 5 है। तो अगर हमको कार्बन की संख्या पता है तो डबल करके एक ऐड कर लेना, दुगने से एक ज्यादा हाइड्रोजन होगा। तो दुगने से एक क्यों किए?
क्योंकि जितने भी कार्बन है सब पे दो 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 तो है ही है हाइड्रोजन, और लास्ट वाले पे एक एंड पे एक 3 है, तो ये एक्स्ट्रा एक यहाँ आएगा। तो देखो जैसे यहाँ पे 4 कार्बन है तो सबके पास दो दो तो है ही है, तो हाइड्रोजन एक तो डबल करना, कार्बन का डबल करना और फिर एक एक्स्ट्रा ऐड करना, क्योंकि एंड पे 3 होते हैं। समझ में आया? तो जैसे मान लो 4 है तो 4 2 जा 8, 8 हाइड्रोजन तो है ही है, तो 8 में एक और ऐड करना, क्यों? क्योंकि एंड में 3 है। तो CnH2n+1 मतलब कार्बन जितने होंगे n संख्या में, तो हाइड्रोजन डबल करके एक ऐड करना। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या ले लूं, H ले लूं, कार्बन ले लूं 15, तो 15 का डबल हो गया 30 और एक ऐड किया 30, तो C15H31 C डबल बॉन्ड OOH। ये मान लो मैं अलग ले सकता हूँ, अलग ले सकता हूँ, ये सेम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो R डैश R डबल डैश R ट्रिपल डैश। तो अब क्या होता है, ये इधर रिएक्शन करेगा तो एल्कोहल में से तो H ग्रुप जाएगा और इधर से OH जाएगा, तो H और OH मिलकर वाटर बन जाएगा, तो ये एक O रह जाएगा और इधर का ये सॉरी इधर से तो पूरा OH चला गया, पूरा O चला गया, इधर से H चला गया, तो इस बॉन्ड के साथ में सिर्फ ये O चिपक जाएगा, तो O फिर डैश C डबल बॉन्ड O और R डैश, देखो O डैश C डबल बॉन्ड O R डैश, तो यहां से पूरा OH जाएगा और यहां से सिर्फ H जाएगा और बाकी आगे का स्ट्रक्चर इसमें चिपक जाएगा। यहाँ पे देखो पूरा OH गया, यहां से H गया, तो इस बॉन्ड में क्या चिपक जाएगा, O फिर C डबल बॉन्ड O और R डबल डैश, O C डबल बॉन्ड O। ये इसी प्रकार से यहाँ पे OH चला गया, यहाँ से H चला गया, बचा कुछ इस पे चिपक जाएगा। तो ये जो चीज बनी बच्चों, ये एस्टर है, ट्राई एस्टर, ट्राईग्लिसराइड भी बोल सकते हैं, ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल, इन्हीं को हम फैट्स बोलते हैं, ये ऑयल्स में होते हैं। और ये चीज रॉ मटेरियल है किसका, सोप बनाने के लिए। ठीक है, तो अब यहां मैंने बता दिया ये एस्टर कैसे बना। तो एस्टर बनने की प्रक्रिया मैं बता चुका हूं, एस्टरिफिकेशन, ऊपर लिखा चुका हूं, ये एस्टरिफिकेशन है। ठीक है, अब जैसे एस्टर बनता है तो एस्टर टूट भी सकता है। एस्टर को तोड़े जाने की प्रक्रिया जो होती है बच्चों, वो कहलाती है हाइड्रोलिसिस। तो अगला हमारा टॉपिक है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अब एस्टर को कैसे कैसे तोड़ा जा सकता है, एस्टर को हम पानी डाल के तोड़ सकते हैं, एसिड डाल के तोड़ सकते हैं, या फिर बेस डाल के भी तोड़ सकते हैं। समझ में आ गया? सो एन एस्टर कैन बी ब्रोकन डाउन बाय आइदर एडिंग वाटर और एसिड और बेस। अगर हमने वाटर डाल के तोड़ा एस्टर को तो एक्वियस हाइड्रोलिसिस, एसिड डाल के तोड़ा एसिडिक हाइड्रोलिसिस, बेस डाल के तोड़ा तो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस को एल्कली बोलते हैं। समझ में आ गया? तो देखो ध्यान से, ब्रेकिंग एस्टर इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, क्योंकि एस्टर किससे बनते हैं, इन दोनों से बनते हैं, तो अगर तोड़ेंगे तो वापस ये दोनों मिलेंगे। तो एस्टर को तोड़ना जिसके हमको कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल वापस मिल जाए, इस प्रक्रिया को हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। एंड कैन बी डन बाय तीनों चीज, या तो वाटर ऐड करके, एसिड ऐड करके, बेस ऐड करके, और हाइड्रोलिसिस बाय ए बेस। बेस यदि हम डाल के तोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, एल्कली के द्वारा हाइड्रोलिसिस। ठीक है, और बेस में हमारे दो ही आते, बताया था मैंने, वाटर सॉल्युबल बेसिस जो होते हैं एल्कलीज, NaOH एंड KOH। तो वैसे बेस बहुत सारे होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग बेस हम यूज करते हैं, NaOH या फिर KOH यूज करते हैं। इनको डाल के यदि मैं एस्टर्स को तोड़ता हूं तो हमको जो भी प्रक्रिया होगी उसको एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। और इसी प्रक्रिया में बच्चों हमारा एक सॉल्ट बनता है सोप के रूप में। समझ आ गया? तो अब इसके बाद हम सोप्स को स्टडी करेंगे। तो ये एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हो गया हमारा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। और इसी प्रक्रिया को सपोनिफिकेशन बोलते हैं, क्योंकि अगर हम ग्लिसराइड का, ट्राइग्लिसराइड का, ये जो फैटी एसिड एस्टर है ना ग्लिसरॉल के, जो कि ऑयल्स में मिलते हैं, इसको मैं NaOH के साथ में हाइड्रोलिसिस करूंगा या KOH के साथ में करूंगा, उबालूंगा, हीट करूंगा, तो हमारे को पहले तो टूट जाएगा, ये एस्टर टूटेगा, एस्टर टूटेगा तो एसिड और अल्कोहल मिलेगा। ध्यान से सुनना, एसिड और अल्कोहल वापस मिलेगा। ठीक है, ये जो अल्कोहल है कौन सा मिलेगा, वही ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल तो वापस मिल जाएगा और बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों इस बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगा। बेस डाला हुआ ना, हमको पता है एसिड बेस रिएक्शन हमारी प्रकृति के सबसे फास्ट रिएक्शन है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है जैसे ही बनेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, समझना ध्यान से, देखो 3 मॉलिक्यूल्स, ये तीनों एसिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये रिएक्ट करेंगे बेस के मॉलिक्यूल के साथ में, और एसिड बेस रिएक्शन में क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर, तो पानी बन जाएगा। और जो सॉल्ट बनेगा बच्चों, वो सॉल्ट हमारा सोप होता है। समझ में आ गया? तो अगर जैसे मैंने NaOH यूज किया तो देखो R डबल डैश C डबल बॉन्ड O, इस H की जगह Na आ जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ पे देखो R ट्रिपल डैश C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Na आ जाएगा। तो जहां ये किनारे पे H है एसिड का, उस H के स्थान पे Na आ जाएगा। K यूज किया तो K आ जाएगा। और ये कंपाउंड जो होता है, ये फैटी एसिड का सोडियम अथवा पोटेशियम सॉल्ट हो गया। समझ में आ गया भाई? फैटी एसिड का सोडियम अथवा पोटेशियम सॉल्ट, तो मतलब समझ में आ गया? ये ग्लिसराइड है, ग्लिसराइड को मैं एल्कली डाल के बॉईल करूंगा, तो एल्कली डालने से टूटेगा तो एसिड और अल्कोहल दोनों मिलेंगे, तो अल्कोहल तो ऐसे बन जाएगा, ग्लिसरॉल मिलेगा हमको, सोप बनाता है ग्लिसरॉल मिलता है। अब बचे तीनों एसिड, ये तीनों एसिड तुरंत बेस के साथ रिएक्ट करेंगे और सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। तो सॉल्ट है वो तो सोप है और पानी बच जाएगा। समझ में आ गया? तो पानी में सॉल्यूशन फॉर्म में सोप मिलता है, फिर उसमें सोप को हम प्रेसिपिटेशन के माध्यम से सॉलिड अवस्था में प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो
ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, हमारे फैटी एसिड्स होते हैं, इन्हीं फैटी एसिड में जो H है आखिरी वाला, ये H जो होता है ये तो OH के साथ कंबाइन होकर वाटर बना देता है और Na इधर आ जाएगा, तो Na इधर आने से सॉल्ट बन गया ये। तो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स यही हमारे होते हैं सोप। तो डेफिनेशन यहां से स्टार्ट करें। तो बच्चों ये था हाइड्रोलिसिस। तो यहां तक की आपको जानकारी कंप्लीट आनी चाहिए। अब आप रेडी हो गए हो सोप वाला टॉपिक समझने के लिए। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप एक काम कर लेंगे, नोट कर लेंगे नोटबुक में, अदरवाइज सोप का टॉपिक समझ में नहीं आएगा। इसके बाद आपको अच्छे से सोप का समझ में आ जाएगा। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज सोप, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, सोप का रिएक्शन कैसे है और सोप सफाई कैसे करता है, सोप का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके बाद सोप के क्या फायदे क्या नुकसान है वो सब हम देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की जो भी डिटेल है, जानकारी है, इवन दो इस चैप्टर को बिलोंग नहीं करती है लेकिन स्टिल जरूरी है समझने के लिए। आपको कार्बन केमिस्ट्री में वापस और ज्यादा डिटेल में समझा दी जाएगी। ठीक है, तो अच्छे से समझ के नोट कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों, सोप की प्रिपरेशन और उसका पूरा जो फंक्शनिंग है, क्लींसिंग एक्शन, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो टिल देन, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।